हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट सेकंड में हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात की थी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन की तुलना यदि हम बाकी यूवी रेज और विजिबल रेज यदि हम करें तो हम ये देखते हैं कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ यूवी और विजिबल के कंपैरिजन में वेवलेंथ ज्यादा है पर एनर्जी कम है। ऑलराइट, तो इसके कारण जब हमारे मैटर पर कोई इंफ्रारेड रेडिएशन जब पड़ती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन और मैटर के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो निश्चित सी बात है वहां पर कोई ना कोई चेंजेस तो होगा। क्योंकि मैटर और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होना कंफर्म है। ऑलराइट, तो जब आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन जब हमारे मैटर से जब स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, तो वहां पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं। अब उसी की बात हम लोग यहां करने वाले हैं। लेकिन उसी मैटर पर अगर यूवी रेज या विजिबल रेज लाइट अगर पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर शिफ्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहां पर उसी पॉइंट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि जब हमारे किसी मैटर पर जब कोई रेडिएशन आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन जब इंसिडेंट होती है तो ये वाइब्रेशनल चेंजेस जो होते हैं ये एक्चुअली में वाइब्रेशनल चेंजेस है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आईआर के कुछ रेंज के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर हम लोगों ने कुछ जो आईआर है इसको कुछ कैटेगराइज किया गया है: नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। ऑलराइट, नियर इंफ्रारेड, मिड आईआर एंड फार आईआर, इनकी अलग अलग रेंज है। नियर आईआर हमारी 0.7 to 2.5 माइक्रोमीटर, मिड आईआर 2.5 to 25 माइक्रोमीटर एट 225 टू। राइट, ये हमारी रेंज है इंफ्रारेड को जो हम लोगों ने, चूंकि इसमें कई सारी वेवलेंथ की लाइट है। इस इंफ्रारेड में ये जो रेडिएशन ये हमारे, चूंकि आप भी जानते हैं फोटॉन्स, पैकेट्स, ये सब आप लोग सुना होगा। राइट, ये हमारे कुछ अलग अलग रेंज है। इंफ्रारेड में कई सारी वेवलेंथ की लाइट है, हमने उसी में यहाँ पर आपके सामने बता दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वाइब्रेशंस पर कि ये वाइब्रेशन एक्चुअल में है क्या, जो आईआर में हमको बार बार शब्द मिल रहा है वाइब्रेशन की एक्चुअल में है क्या। ये हमारा मैटर है, इस मैटर पर हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन इंसिडेंट हुई। ऑलराइट, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था कि आईआर हमारी लो एनर्जी रेडिएशन है, मींस आईआर में हमारी ज्यादा एनर्जी नहीं है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ऑलराइट, सो इसलिए ये आईआर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर शिफ्टिंग नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे। अब ये वाइब्रेशनल चेंजेस क्या है इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए। O डबल बॉन्ड C H एंड H, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है फॉर्मेल्डिहाइड का। हम इस पर आज इस एग्जांपल को यूज करेंगे आईआर को समझने के लिए। आप यहाँ पर देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब यदि हम इस फॉर्मेल्डिहाइड में हम एक रेडिएशन डालते हैं इंफ्रारेड रीजन की, ऑलराइट, तो यहां पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो यहां पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस मींस यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच चेंजेस होने वाले हैं, वाइब्रेशनल चेंजेस। तो इसको समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं। आप उस एग्जांपल को समझिए कि ये चेंजेस एक्चुअल में कैसे होंगे, वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन होगा कैसे। ऑलराइट, जैसे मानिए कि यहाँ पर हमने कार्बन और ऑक्सीजन की बात की है, ये हमने यहाँ पर दो एटम हमने बना दिए। ऑलराइट, एटम के सेंटर पर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन बेसिकली प्रोटॉन्स हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए, समझाने के लिए आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर बना दिए, ऑलराइट। हमने यहाँ पर 2 एटम बनाया, उन 2 एटम में हमने सबके अंदर एक न्यूक्लियस दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब इनके बीच वाइब्रेशन कैसे, मतलब क्या हो रहा है, ये अभी जैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन कारण प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर आप लोगों को चार्ज के बीच का जो रूल है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा, देखिए एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा। समझिएगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। फिर नीचे वाला देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा, क्योंकि इन दोनों का चार्ज सेम है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है माइनस माइनस, ठीक है, तो ये एक दूसरे रिपेल होंगे। लेकिन उसी टाइम पर, सेम टाइम पर हमारे इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन हमारा इसका अटैचमेंट, इन दोनों का बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दूसरे वाले से होगा और इसका इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस से होगा, ऑलराइट। अब इस डायग्राम को एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था, यहाँ हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें, फिलहाल हम उसको समझाने वाले हैं वाइब्रेशन एक्चुअल में आएगा कैसे। ये 2 हमारे एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। आप भी जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इससे दूर भागेगा, लेकिन उसी वक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे एटम के ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन पहले वाले के एटम से, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि अगर इन दोनों को ज्यादा पास लाएंगे तो सेम चार्ज दूसरे को दूर ले जाएगा, और ज्यादा कि दूर जाएंगे तो दूसरे का जो अट्रैक्शन है ये इनको वापस से नजदीक ले आएगा। आप समझ पा रहे इस बात को, फिर से समझा रहे हैं कि अगर इनको दूर खींचेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है इनको नजदीक लेकर आएगा, और अगर इनको पास लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी इनका जो रेडियस है ये एक ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम में होंगे, एक बैलेंस स्टेट में होंगे। ज्यादा दूर किया तो अट्रैक्ट हो गए, पास लाया तो दूर होगा, मतलब इनका जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा, वो इतना ही रहेगा। जैसे इससे अगर दूर हुए तो अट्रैक्ट होकर वापस यहीं जाकर रुकेंगे, और पास किया तब भी यहीं जाकर रिपेल होकर रुकेंगे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर एक स्प्रिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखा है कि स्प्रिंग को, देखिए स्प्रिंग में कॉइलिंग होती है, स्प्रिंग को खींचा और जैसे स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस से पहले जितनी डिस्टेंस थी वहीं जाकर रुक जाएगा। रबर बैंड में भी देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट है कि रबर की भी एक साइज है, रबर इतनी है, हमने इसको खींचा और खींच के जैसे ही हमने, जैसे आप देखिए कि हमने रबर है, हमने एक एंड को इतना खींच दिया, अब इसको जैसे ही हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये उतनी ही फोर्स से यहाँ चलेगा। यहाँ पर क्या है, एक आपने हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि एक रिस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। मींस जैसे रबर हमारी ये है, ठीक है, हमने एक को इतना, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही एक वापस से एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा। मींस हमने रबर को इतना खींचा यहाँ से, अब जितना हम खींचेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको उतने ही तेजी से आगे की ओर, मतलब अपने वापस से उस पोजीशन पर लेकर जाएगा। राइट, तो ये यहाँ पर वाइब्रेशन की बात हो रही है कि रेडिएशन पड़ा, चेंजेस हुआ। अब वो चेंजेस कैसा होगा वाइब्रेशन, ये हमने आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश की थी। अब हम एक और तरीका बता रहे हैं कि वाइब्रेशन, मेरे ख्याल से वाइब्रेशन आप समझ गए होंगे कि लाइट पड़ी, वाइब्रेशन या तो डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वापस से वो अपने उसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे। ऑलराइट, अब इस समझाने के लिए वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर हम 2 टाइप के वाइब्रेशन यूज करते हैं। एक होता है हमारा
स्ट्रेचिंग, और दूसरा होता है हमारा वैगिंग। राइट, स्ट्रेचिंग जो हमने रबर बैंड का एग्जांपल आपको दिया था वो एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का एक एग्जांपल कि मींस हमारे जो मींस बॉन्ड एंगल, एटम में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल हमारा सिर्फ हमारी लेंथ में चेंज आएगा, बॉन्ड एंगल वही है, लेंथ हमारा बदलेगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग मींस जैसे कि अगर ये मेरा अगर कोई रबर होता, इसको यदि हम खींचते तो ये एक साइज तक डिस्टेंस बस में चेंज होती, लेकिन एंगल, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो उतना ही रहेगा। ऑलराइट, इसको रबर जैसे हमने इसको खींचा, डिस्टेंस बढ़ी, और जहां हमने छोड़ा ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो एक ऐसा वाइब्रेशन जिसमें डिस्टेंस चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, ऐसा वाइब्रेशन कहलाता है स्ट्रेचिंग। ऑलराइट, और वैगिंग का मतलब कि जहां पर डिस्टेंस सेम रहे लेकिन बॉन्ड एंगल बदल जाए। अब जैसे कि मैं ये दो मार्कर को यूज कर रहा हूं, जैसे ये दो मार्कर है, ऑलराइट, अब ये दो मार्कर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कब होता है, जब इनकी जो लेंथ है ये खिंचती छूटती वापस बह जाती, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और अगर ये ऐसा घूमेंगे, ये वाइब्रेशन हो रहा है, ऑलराइट, तो ये वाइब्रेशन होने के कारण देखिए इनकी लेंथ तो उतनी ही है लेकिन एंगल वो बदल रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके का जो वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन चेंजेस होते हैं, ये कहलाता है हमारा वैगिंग वाइब्रेशन। ऑलराइट, तो पूरी की पूरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन स्ट्रेचिंग, वैगिंग, इस ये दो प्रकार के जो वाइब्रेशनल चेंजेस हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं पर आधारित है कि मैटर पर हमारी आईआर रेडिएशन पड़ी। अब उस जहां मैटर और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन हुआ तो मैटर में किस किस प्रकार के वाइब्रेशनल चेंजेस आए, वाइब्रेशनल चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया, एक स्ट्रेचिंग और एक वैगिंग। अगर ये डिस्टेंस, अगर इनके बीच जो लेंथ है, अगर ये लेंथ बढ़ती घटती तो ये कहलाती स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और अगर इनका लेंथ उतना ही रहे, बॉन्ड एंगल बदले, ऐसा वाइब्रेशन हो, तो ये कहलाता है हमारा वैगिंग। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट था ये हमने सिर्फ वाइब्रेशन पर आपको समझाने की कोशिश की कि वाइब्रेशन कैसे होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे, कुछ एनर्जी ट्रांजिशन की बात करेंगे, कैसे एनर्जी देने पर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहा है वो रोटेशन स्टेट, वाइब्रेशन स्टेट पर जा रहा है, और इसकी वर्किंग की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।